Hello dear students, welcome to Success Classes with Noor. Once again I Savan Kumar Sharma is here for you with another subject environment and ecology. तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो केवल बीटेक नहीं या पॉलिटेक्निक नहीं या अदर कोई जितने भी आपके अदर कोर्सेज हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हों, आपके किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत ही डिटेल में आपको ये पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ और इसकी पहली यूनिट की तरफ आज हम जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को डिटेल में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल सक्सेस क्लासेस बिजनौर को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हमारी इस पहली यूनिट का पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है ना? अक्सर हमारे घर के हों, आस पड़ोस के हों, सभी लोग हमसे एक ही चीज़ का सवाल करते हैं और कहते हैं क्या, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा असर आपके ऊपर होगा। तो एनवायरनमेंट को जान लेते हैं। तो बच्चों, एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट हमारे एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और कौन सा फ्रेंच वर्ड है? एनवायरन। ठीक है, एनवायरन। एनवायरन का मतलब क्या है? एनसर्किल, घेरे रखना। तो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट क्या होगा? एनवायरनमेंट एक ऐसा सर्किल है जो हमें चारों तरफ से घेर रहा है, चारों तरफ से कवर कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें आवरण दे रहा है। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को अगर हम इस टर्म में पढ़ने जाए तो ये क्या कहता है? एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स टू एनसर्किल और सराउंड, है ना। अब किन चीज़ों से? जैसे कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम क्या हैं? मानव हैं। हम किन चीज़ों से घिरे हुए हैं? सभी मनुष्यों से, वनस्पतियों से, पशुओं से, है ना। हमारे चारों तरफ क्या है? अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बन रहा है? एनवायरनमेंट बन रहा है ना। अगर आप जनरली इसको जाने तो उसने क्या कहा? द सम ऑफ टोटल वाटर, एयर, लैंड इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम एंड विद द ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। उसने सीधी सी बात आपको बता दी है इस डेफिनेशन में कि एनवायरनमेंट आपका वो एक पार्ट है या वो एक डेफिनेशन है जिसमें सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्या क्या कवर हो जाता है आपका? वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन एंड ऑल द लिविंग थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि आपकी चाहे वस्तुएं सजीव हों और चाहे निर्जीव हों, चाहे जीवित प्राणी हो और चाहे निर्जीव प्राणी हो, दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। यानी कि सारे जितने भी आपके पार्ट हैं, चाहे वो जीवित है और चाहे आपके मृत हैं, है ना, निर्जीव और सजीव, सारी वस्तुएं आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। आपका एनवायरनमेंट इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनाता है। अब बात करने जाए बच्चों हम कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो कितने तरीके का होता है। तो एनवायरनमेंट की अगर टाइप्स की बात करने जाए तो बच्चों दो तरीके का एनवायरनमेंट होता है आपका, है ना। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक, नेचुरल, जो हमारे पास में नेचुरली अवेलेबल सारी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ। नेचुरली अवेलेबल क्या क्या है हमारे पास में? वाटर, एयर, लैंड, है ना, प्लांट्स, ह्यूमन, ये सब क्या है? नेचुरली अवेलेबल है। इन सबको हम यहाँ निर्माण थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ बना थोड़ी रहे हैं। ऑल दीज आर नेचुरली। ठीक है, ये सब क्या है? हमें प्रकृति द्वारा दी गई सारी चीज़ें हैं। आगे बात करें हम किसकी? मैन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा वातावरण जो हम लोगों ने बना दिया है। जैसे अगर बात करें कि एक एसी रूम जिसके अंदर हम आराम से बैठ जाते हैं, वो किसने बनाया है? एक मनुष्य ने बनाया है। और उसके अंदर क्या कर दिया हम लोगों ने? एक एसी लगा दिया है। तो उसे क्या कहा? एसी रूम। उसको क्या कहा? एक ऑफिस, है ना, कोई स्कूल, कॉलेज, हाउस। ठीक है, टेबल, चेयर, ये सारी क्या है? ये मैनमेड चीज़ें हैं। और ये सारी मिलके क्या बना रही हैं? जो हम सबको, मुझे या आप लोगों को चारों तरफ से घेर लेती हैं या कवर कर लेती हैं। तो ये सारी मिलके बना रही हैं आपका क्या? मैनमेड एनवायरनमेंट। तो बच्चों, आप लोगों ने जान लिया एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट
हमारे तरफ का एक चारों ओर का एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा कवर है जो हमें क्या करता है, एनसर्किल करता है। और उस समय क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल द थिंग्स, एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है कि कंपोनेंट क्या है ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बच्चों एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात अगर हम करने जाएं तो मेनली दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका अबायोटिक यानी कि अजैविक, दूसरा है आपका बायोटिक यानी कि जैविक। अब बात कर रहे हैं अगर आप अबायोटिक की, तो अबायोटिक क्या है, ऐसे जो हमारी नज़रों में ठीक है निर्जीव हैं एक तरीके से, यानी कि जिनके अंदर लाइफ नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अबायोटिक। जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये क्या हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट हैं, बट हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ को रन कराने के लिए सारे क्या हैं, नेसेसरी हैं। अब बात करते हैं कि इसकी दूसरे की, तो वो क्या है, बायोटिक। और बायोटिक में क्या है, उसने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिख दी है आपके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सभी जीवित प्राणी। अब वो जीवित कौन कौन से हैं, आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, यानी कि आपके पेड़ पौधे, एनिमल्स और ह्यूमन यानी कि मनुष्य, यानी कि आप और मैं। अब बात करने जाएं अगर बायोटिक कंपोनेंट की, तो मैंने आपको फिगर में एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया है कि बायोटिक में क्या आया, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, है ना, और बहुत सारे नीचे तक लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल है। और अगर अबायोटिक की बात करें तो क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट को पढ़ा, और कंपोनेंट कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट के, अबायोटिक एंड बायोटिक। आगे की तरफ मूव करते हैं, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, there are following segments of environment. First one is most important, atmosphere. ठीक है, क्या है, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या है भाई, अक्सर बात की जाती है ना कि हाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है ना, चारों तरफ का किस तरीके के एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर की बात अगर जनरली करें बच्चों, तो एटमॉस्फेयर अगर हम एनवायरनमेंट में या आपके साइंस में पढ़े तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट एक गैसियस मेंटल है, यानी कि एक ऐसा पूरा एरिया है जिसके अंदर क्या अवेलेबल होती हैं, हमारी सारी गैसेज अवेलेबल होती हैं जो जरूरी हैं, है ना, एयर अवेलेबल होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे क्या कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हम जी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए कि अगर हम ऑक्सीजन लेंगे नहीं और CO2 को निकालेंगे नहीं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना है और CO2 को एक्सहेल करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी हम मर जाएंगे। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो सेगमेंट आता है वो आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस अवेलेबल होती हैं, O2, CO2, N2, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी आपकी गैसेज हैं। सेकेंड वन की बात करें, लिथो, है ना, लिथोस्फीयर, भाई बच्चों नाम से ही पता लग रहा है लिथो, है ना, लिथो का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो उसने कहा कि जो आपकी अर्थ है, अर्थ की जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, भाई आपने अर्थ की लेयर्स पढ़ी होंगी, कौन कौन सी लेयर्स हैं अर्थ की, अगर बात करने जाएं तो कौन कौन सी लेयर्स हैं अर्थ की, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, आप देखेंगे अर्थ की लेयर हैं आपकी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, आपकी तीन ये लेयर होती हैं आपकी अर्थ की। तो अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है क्रस्ट। ठीक है, और क्रस्ट में क्या होती है बच्चों, मिट्टी, लिथो, है ना, और मिट्टी, अब मिट्टी का तो आपको पता ही है, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हाँ भाई मिट्टी क्या है ना, तो मिट्टी में क्या है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मेरे देश की मिट्टी में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि क्या क्या अवेलेबल है, जैसे कि मिनरल्स, क्या अवेलेबल है, मिनरल्स, ठीक है, और
मिनरल्स में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, आपका कोयला है, हीरा है, सोना है, चांदी है, सब मेरी मिट्टी से पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और ये सारे के सारे मिनरल्स आपके लिथोस्फीयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। अब लिथोस्फीयर की अगर आप बात करें कि इसकी आपकी डेप्थ कितनी होती है, तो लगभग अराउंड 100 किलोमीटर्स तक आपका लिथोस्फीयर आ जाता है, ठीक है। और ये अर्थ का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइमरी पार्ट है। आगे बात करते हैं, थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो, बच्चों नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रो, तो हाइड्रो मीन्स पानी, वाटर। अब जब वाटर की बात करने जा रहे हैं आप हाइड्रोस्फीयर की, तो जितनी भी वाटर बॉडीज आपकी, अब वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हो सकती हैं, ओशियन है, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी महासागर, सागर, नदियाँ, तालाब, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी किस में आ जाती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आ जाती है। अगर आप हाइड्रोस्फीयर को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंट सेगमेंट विच कंसिस्ट ऑफ ओशियन, सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ऑल द वाटर बॉडीज, यानी कि सारी की सारी वाटर बॉडीज जिसके अंदर आती हैं वो आपका क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। तो बच्चों तीनों तरीके की चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने बात की किसकी, वायु की, यानी कि एटमॉस्फेयर। सेकेंड लिथोस्फीयर, थर्ड हाइड्रोस्फीयर। आपके लिए जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी बात बता दूं, अगर आपके पास में एटमॉस्फेयर ना हो तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सरवाइव करने के लिए कि अगर एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ ना हो तो हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के थ्रू ही हमें क्या मिल रही है, सारी वो गैसेज मिल रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन हो और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है, आगे देखते हैं, चलिएगा। फोर्थ वन आपका अब इंपॉर्टेंट आ जाता है ना भाई, तीन स्फीयर आपको मैंने जनरली पढ़ा दिया। वो तीनों स्फीयर जिसके अंदर आते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों स्फीयर जिसके अंदर आते हैं वो एकमात्र स्फीयर है, क्या, बायोस्फीयर। क्या है वो, बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर की बात करने जाए तो बच्चों लिखा भी है कि वो स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। कौन सा स्फीयर, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां जीवन है हमारा, वो क्या है आपका, बायोस्फीयर है। क्या है, बायोस्फीयर है। एक बहुत ही ऐसा जोन पृथ्वी का जिसमें सॉइल, वाटर एंड एयर तीनों चीजें मिलके कंबाइन हो जाती है, और जिसमें तीनों चीजें मिलके कंबाइन हो जाती है वो आपका क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। तो लिखा हुआ है, द रीजन ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, द बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑन अर्थ सरफेस वेयर सॉइल, वाटर एंड एयर कंबाइन एंड सस्टेन द लाइफ। यानी कि हमारे जीवन को चलाने के लिए तीनों चीजें, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये अवेलेबल जहां है वो क्या है आपका, बायोस्फीयर है। अब बच्चों बात करते हैं भाई, आपने एनवायरनमेंट पढ़ा तो एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस भी जानना जरूरी है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट और उसका स्कोप क्या है। तो देखो बच्चे, अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट पढ़ते समय सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको भाई अवेयर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, अवेयर। जब आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा, जब हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को संतुलित करें, चारों तरफ की चीज़ों को बचाएं। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग पॉल्यूशन। एक बहुत बड़ा मुद्दा, पॉल्यूशन। हर जगह परेशान हैं हम, किस चीज़ से, पॉल्यूशन में। नॉइज़ पॉल्यूशन हो चाहे, और चाहे आपका किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो, ठीक है। नॉइज़ की तो बात इसलिए की मैंने, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, दिन रात चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अवेयरनेस रिगार्डिंग पॉल्यूशन। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि आप जो जंगलों का, पौधों का, पेड़ों का जो लगातार कटाव हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको रोकें। जब आप रोकेंगे तभी क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट बैलेंस होगा। अगर लगातार पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो इको फ्रेंडली हो, है ना। भाई पॉलीथीन का यूज आप बंद कर दें। इको फ्रेंडली मीन्स अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए भी ऐसे आप पात्रों का या ऐसे बर्तनों का या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हों, है ना, जिनको आप क्या करें, खाएं और जिन पे खाना खाएं और खाना खाने के बाद आप क्या करें, उनको या यूज़ करें और यूज़ करने के बाद इजीली डिकम्पोज कर सकें। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स में आते हैं। अब जब वो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स में आते हैं तो उनको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिकम्पोज हो नहीं पाते तो मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी के साथ साथ अलग प्रोडक्ट्स में मिलते हैं और अलग प्रोडक्ट्स के साथ मिलने के साथ साथ वो एनिमल्स और हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। यही देखते हैं कि आप इन्हीं पॉलीथीन के प्रोडक्ट्स के कारण लगातार हम वर्ल्ड की एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कैंसर, जिसको हम सही नहीं कर पाते, या ऐसा नहीं कि 100% सही नहीं कर पाते, मगर हमारे हाथ में मोर देन 90% फेलियर हैं। और उस फेलियर का कारण क्या है कि हम एक्सट्रीम लेवल पर प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। देखो बच्चों, ओजोन लेयर को अक्सर हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब अक्सर ओजोन लेयर को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो हम तो भाई झुलस जाएंगे सूर्य की गर्मी से, सनलाइट हमें पिघला के रख देगी, जला के रख देगी और हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रही है, ठीक है। तो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाली लेयर कौन सी है, ओजोन लेयर। और उसको लगातार हम क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। कैसे हार्म कर रहे हैं, हम लोग घरों में एसी, फ्रिज और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डे बाय डे अपने कंफर्ट के अनुसार यूज करते जा रहे हैं जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनसे ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो ओजोन लेयर को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं और ओजोन लेयर का जो होल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। आगे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड चेन। भाई फूड चेन को समझे हम, जो खाद्य श्रृंखला है। अगर आप फूड चेन को नहीं समझेंगे, है ना, बात कर रहे हैं कि इस चीज़ की, अगर फूड चेन को समझने की, मान लिया कि भाई चूहे को खाना है सांप को और सांप को चूहा खाने लगे तो क्या होगा, फूड चेन बिगड़ जाएगी। तो हम फूड चेन को समझे और उस फूड चेन को बनाए रखें। तो जब हम फूड चेन को बनाए रखेंगे तो क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा। आगे बात करते हैं किसकी, प्रिवेंशन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। भाई देखो, एक तो डेवलपमेंट करें, ठीक है, दूसरा प्रिवेंशन यानी कि बचाव करें, किससे, नेचुरल डिजास्टर से। किससे, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या है बच्चों, आपकी प्राकृतिक आपदाएं। जैसे क्या हो सकती है, आपकी फ्लड, है ना, बाढ़ हो सकती है, फ्लड है, आपका ड्राउट है, ठीक है। देखो मैंने बताया भाई, अब अगर आप फ्लड और ड्राउट की बात कर रहे हैं तो बच्चों मैंने कहा था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट रोकिए। आप जब जंगलों का और पेड़ पौधों का कटाव रोकेंगे ना, तभी जाके क्या होगा, आपका क्या होगा, तभी जाके इन कटाव रोकने से नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल कर पाएंगे, जब आप इस सारे के सारे चीज़ों को रोक देंगे। और अगर नहीं रोकेंगे, ठीक है, पेड़ पौधों के कटाव को, तो आपको प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी। देखो भाई, इंडिया की पहचान भी है ना, क्या, विविधता में एकता। अब यहाँ बात करें बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, है ना, उनको विलुप्त होने से बचाएं, रोकें, ठीक है, उनका कंजर्वेशन करें। जैसे आप देख रहे हैं कि अक्सर कुछ ऐसी प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की जो विलुप्त होती जा रही है डे बाई डे, है ना। अगर आप बात करें, गिद्ध पाया जाता था इंडिया में पहले, है ना, अब गिद्ध देखने के लिए मिल नहीं रहा है। धीरे धीरे अगर आप बात करें तो एक और पक्षी जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, बचपन में भी देखा होगा, ठीक है, स्पैरो, ठीक है, स्पैरो, है ना, एक ऐसी चिड़िया जिसको गौरैया कहते थे हिंदी में, स्पैरो देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्यों देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह पोल्यूट कर दिया है और ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसको जो इस जैसे कई पक्षियों को या कई आपकी जो स्पीसीज़ हैं उनको सूट नहीं कर रहा है। जब उनको सूट नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रही हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं या उस प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करती जा रही हैं, पलायन करती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों अब बात करते हैं हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने सबसे पहले पढ़ा था एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की अगर लेयर्स की बात करने जाएं तो बच्चों कुछ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, जिनकी बात करें सबसे पहले हमारी लेयर आती है आपकी ट्रोपोस्फियर। एक ऐसी लेयर, ट्रोपोस्फियर एक ऐसी लेयर है जिसमें क्या क्या होता है भाई। सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे पहली लेयर है, सबसे नज़दीक वाली लेयर है हमारे अर्थ की, और इसकी रेडियस जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है, वो 20 किलोमीटर्स है। ठीक है, 20 किलोमीटर्स में ये पाई जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके क्लाउड यानी कि बादल बनते हैं आपके, ठीक है, इसमें ही आपकी रेन होती है, ठीक है, इसी में आपका क्या होता है, बिजली गड़कती है, मौसम बदलता है, वेदर कंडीशन, ठीक है, ये सारी की सारी किसमें होती है आपकी ट्रोपोस्फियर में। सेकंड की बात करें स्ट्रेटोस्फियर। अगर बच्चों स्ट्रेटोस्फियर की बात की जाए तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, इसको हम समताप मंडल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, समताप मंडल। इसमें आपके जितने भी ये एयरक्राफ्ट्स होते हैं, प्लेन, ठीक है, क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट्स आपके किसमें होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं। एयरक्राफ्ट्स किसमें होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं। दूसरा जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर भी आपकी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, जो हमें सनलाइट से यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उससे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। थर्ड की अगर आप बात करें तो मीजोस्फियर। क्या, मीजोस्फियर। देखो बच्चों जितने भी आपके उल्का पिंड होते हैं, क्या होते हैं, उल्का पिंड। नाम भी आपका इसने रख दिया ना इसका, 85 किलोमीटर इसकी रेडियस या डिस्टेंस दिखा दी, और नाम भी क्या रखा है इसका इन्होंने, मीजोस्फियर। क्यों नाम रखा है मीजोस्फियर, क्योंकि इसमें उल्का पिंड पाए जाते हैं, ठीक है, और उल्का पिंड यानी कि, ठीक है, और इन उल्का पिंड जो गिरते हैं जिस परत में एटमॉस्फेयर की, वो क्या है आपकी मीजोस्फियर है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले तो नेक्स्ट क्या है आपका, थर्मोस्फियर। अब बच्चों देखो अक्सर आप कहते हैं कि इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया, आज ही चंद्रयान, है ना, आपका इंडिया ने आज ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जयतु भारतम, ठीक है। तो चंद्रयान जो लॉन्च किया है, तो ऐसी कुछ सैटेलाइट्स, है ना, वो जिस स्फीयर में होती हैं एटमॉस्फेयर के, वो आपका कौन सा है, थर्मोस्फियर है। कौन सा है, थर्मोस्फियर है। आगे बात करने जाएंगे, एक स्फीयर यहां पे छूट गया है स्लाइड में दिखाने से इन लोगों ने, जो 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक की रेडियस में होता है, और उसका नाम है आयनोस्फीयर। क्या नाम है उसका, आयनोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर की अगर बात करें बच्चों, तो आयनोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है, ऐसी लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की, जिसमें आपका रेडिएशन यानी कि रेडियो एक्टिव तरंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव्स ट्रैवल करती हैं जिस स्फीयर के अंदर, वो आपका क्या है, आयनोस्फीयर है। और इसकी रेडियस कहाँ तक होती है, 350 किलोमीटर्स तक। अब उससे ऊपर की बात करने जाएं तो उससे ऊपर आपका आ जाता है एक्सोस्फीयर, जिसको आप बहिर्मंडल या बाह्य मंडल भी कहते हैं। अब एक्सोस्फीयर को अगर बच्चों डिटेल में बताएं कि एक्सोस्फीयर है क्या, तो बच्चों ये सैटेलाइट थी ना, ये आपकी, या रॉकेट था, क्या था, सैटेलाइट थी या रॉकेट था, ठीक है, या आपका कोई उपग्रह था या ग्रह था या कोई अणु था, एटम था, है ना, वो आपका कहाँ जा रहा है, जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है उससे बाहर निकलना चाह रहा है, तो वो कहाँ से होके निकलेगा, एक्सोस्फीयर से बाहर निकल जाएगा। और जब वो एक्सोस्फीयर से बाहर निकलेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों आपका, वो पहुँच जाएगा आपका कहाँ, स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए आपको एक्सोस्फीयर में पहुंचना पड़ेगा। और एक्सोस्फीयर से जाने का रास्ता कहाँ की तरफ है, आपके स्पेस की तरफ है, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे आपके स्टार्स, ठीक है, गैलेक्सीज, है ना, ये सारी की सारी कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, आपकी स्पेस में अवेलेबल होती हैं। तो कुल मिला के हमने बात कर ली है एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स की, ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कितनी लेयर्स है, 5 लेयर हैं। और 5 लेयर में कौन कौन सी है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट इकोलॉजी के, इकोसिस्टम की, है ना। तो व्हाट इज इकोसिस्टम। तो बच्चों इकोसिस्टम क्या है ना, अक्सर बात कर लेते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, है ना। इको क्या है, पारिस्थितिकी, और सिस्टम तंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोलॉजी से बन गया इकोसिस्टम, है ना। वर्ड कौन सा आया था सबसे पहले, इकोलॉजी, और इकोलॉजी के बाद क्या आ गया आपका, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसकी,
इकोलॉजी की, जहां पर क्या होता है, जो आपकी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, एक दूसरे के साथ में, और किसके साथ में, अपनी सराउंडिंग के साथ में, है ना भाई। क्या हुआ, आपका इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है या ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित लोग, मैं, आप, कोई भी, ठीक है, एनीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस सिस्टम में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमारे चारों तरफ की चीज़ों से, चारों तरफ की सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, आपका सिस्टम इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इकोसिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले इकोसिस्टम की खोज किसने की थी, एक हमारे बॉटनी वाले व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने इकोसिस्टम की खोज की, और उनका क्या नाम था, A.G. टेंसले। क्या नाम था, A.G. टेंसले। तो टेंसले साहब ने आपके क्या कर दिया था, ये अंग्रेजी आपके बॉटनिस्ट थे, इन्होंने इकोसिस्टम को लॉन्च किया, यानी कि इकोसिस्टम से हमें परिचित कराया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई इकोसिस्टम का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने भी डेफिनेशन में समझा कि इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल आपका क्या है, यूनिट है जो इंटरेक्ट कराने में हेल्प करती है किसकी, हम लोगों की, एक दूसरे से हम मिले और अपनी एक दूसरे की सराउंडिंग को क्या करें, समझें। दूसरी अगर लैंग्वेज में बात की जाए कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ सीरीज ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि एक श्रृंखला है इंटरेक्शन की, मिलने की, एक दूसरे से संपर्क करने की, किसकी, स्पीसीज और उनकी सराउंडिंग की। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे बच्चों बैक्टीरिया, अक्सर नाम सुना होगा आपने, मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो हाथ में बैक्टीरिया है ना, अक्सर लाइफ बॉय का ऐड भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा। वैसे मैं यहाँ लाइफ बॉय का एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं हूँ कि क्या कहते हैं कि लाइफ बॉय है जहाँ बैक्टीरिया नहीं है वहाँ, ठीक है। तो बैक्टीरिया आपके बैक्टीरिया को इंटरेक्ट कराता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, पानी के साथ में, ठीक है। तो बैक्टीरिया को पानी के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, तो किस में हो रहा है, इकोसिस्टम में। दूसरा अगर आप बात करें फिश हैं, ठीक है, मछलियां, और फिश किसके साथ में इंटरेक्ट कर रही हैं, वाटर के साथ में इंटरेक्ट कर रही हैं, वाटर के साथ में। तो फिश के चारों तरफ क्या है, वाटर, यानी कि उसकी सराउंडिंग, तो अपनी सराउंडिंग के साथ में फिश ने क्या किया, इंटरेक्ट किया, तो वो क्या हुआ, इकोसिस्टम हुआ। उसको क्या कह देते हैं हम, वाटर इकोसिस्टम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो देखो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। भाई देखो इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो टेंसले साहब ने इसका एक क्लासिफिकेशन भी दिया, ठीक है भाई। इकोलॉजी को लेके आए हैकल, अर्नेस्ट हैकल, और इकोसिस्टम को लेके आए टेंसले। तो टेंसले साहब ने इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन किया, और किस तरीके से किया कि भाई देखो क्लासिफिकेशन आपका कि भाई दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन नेचुरल और सेकंड वन आर्टिफिशियल। और नेचुरल इकोसिस्टम में उन्होंने क्या कहा कि भाई नेचुरल इकोसिस्टम भी टू टाइप्स का होता है आपका, फर्स्ट वन लैंड और सेकंड वन एक्वेटिक। अब लैंड में उन्होंने क्या बताया कि लैंड में भी इकोसिस्टम आपका कुछ तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल आपके, यानी कि सेकंड वन इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मीन्स मतलब जितने भी घास वाले मैदान होते हैं आपके, जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रेरी, सुना होगा आप लोगों ने, सवाना सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज डेजर्ट, अक्सर आप लोगों को सुनने के लिए मिलता है इंडिया में थार, ठीक है, थार का, तो इंडिया में थार डेजर्ट सुनने के लिए मिलता है। और ठीक है, आगे बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको क्या क्या बताया गया, पॉन्ड, ठीक है, तालाब, ठीक है, आगे ओशियन, महासागर, ठीक है, और बहुत सारे हैं इस तरीके से आपके बात किया गया है इन्होंने। और अलग अलग वाटर बॉडीज के जितने भी आपके इकोसिस्टम है उन सबको इन्होंने क्या बता दिया है, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपका क्या है, जैसे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि फसल के लिए हम लोगों ने एक खेत वेत लगाते हैं हम लोग, और खेत की बात करते हैं, और तब खेतों में हम लोग गेहूं, चना, गन्ना, ये सारी चीज़ें उगाते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, इकोसिस्टम है, बट वो कैसा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्ट्रक्चर क्या है भाई इकोसिस्टम की, आपसे पूछा जाए, उन्होंने आपसे क्लासिफिकेशन पूछ लिया, आपने आसानी से बताया, और उन्होंने कहा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो बच्चों इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके की है। पहला क्या है, अबायोटिक, है ना, स्टार्टिंग में भी पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा क्या है, बायोटिक। अब अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक बच्चों आप लोग जानते हैं अजैविक, ठीक है,
और दूसरा बायोटिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है बायोटिक। क्यों होता है बायोटिक? क्योंकि बायोटिक में भाई साहब सारी लिविंग चीज़ें हैं, जीवित। मैं भी हूँ, मैं भी एक बायोटिक हूँ, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो अब बायोटिक में क्या क्या आ जाते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स क्या होता है? उत्पादक, पैदा करने वाले, ठीक है। और सेकंड कंज्यूमर, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स, ठीक है भाई। प्रोड्यूसर उत्पादक यानी कि पैदा करने वाले, सेकंड वन इज कंज्यूमर उपभोक्ता, जो पैदा हुआ उसको खाने वाले, ठीक है। और थर्ड वन इज कंज्यूमर, अब जो खा रहा है उसको भी खाने वाले। तीन तरीके के लोग हो गए, ठीक है, यानी कि डिकम्पोजर। इसको अगर आप लोगों को, वैसे मुझे हिंदी नहीं लिखनी है, या फिर भी बता देता हूं कि इनको हम अपघटक कह देते हैं हिंदी में। अगर बात करें, क्या कह देते हैं? अपघटक कह देते हैं। ठीक है, अपघटक। जैसे मैंने आपको गिद्ध का एग्जाम्पल दिया था, है ना, गायब हो गया अक्सर, ठीक है, अब दिखाई नहीं देता है, तो ये आपका क्या है? डिकम्पोजर में आ जाता है। और बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात की, सबसे पहले उसने बताया आपको कि आपसे कि कंज्यूमर कितने तरीके के होते हैं बच्चों? तो तीन तरीके के कंज्यूमर होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, जिन्हें हम हार्बीवोर्स कह देते हैं। सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी कार्निवोर्स। और टर्सरी क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो बच्चों अगर प्राइमरी की बात करने जाएं हम लोग, है ना, तो प्राइमरी आपके कंज्यूमर में कौन आ जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर में आपके वो लोग आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जिनको पेड़ पौधे, घास, हरी फल, सब्जियां, ये सारी खाने की आदत होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें हम बात करें तो बच्चे इसमें क्या आ जाता है आपका? जैसे रैबिट आ जाता है, खरगोश की बात करें, ठीक है। और सेकेंडरी में यानी कि प्राइमरी में अगर बात करें तो रैबिट को खाने वाले, ठीक है भाई, रैबिट को खाने वाले या रैट को खाने वाले, जैसे क्या आ जाता है आपका? स्नेक आ जाता है, ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं आपके। अब अगर हम टर्सरी की बात करें बच्चों, तो मैंने आप लोगों को गिद्ध बता ही दिया कि हाँ ये टर्सरी है। ये भाई ये जो ये लोग खा रहे थे ना, ये इनको भी ये खा रहा है, ठीक है। ईगल भी आ जाता है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की जो डिकम्पोजर्स है ना, डिकम्पोजर्स हैं, जो वाकई में ऐसी चीज़ों को खाने में लगे हुए हैं। जैसे हमारे पहले पशु, गाय, भैंस मर जाते थे, उन सबको क्या कहते हैं? ये लोग खा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया है, बहुत ही आसान टॉपिक। और फूड चेन कि फूड चेन क्या होता है आपका? खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो भाई देखो, आप लोग एक बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई सभी जो आपकी एनर्जी है उनका जो सोर्स है, जो अवेलेबल है अर्थ पर, वो सोर्स क्या है आपका बच्चों? सन है। क्या है? सन है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ भी है कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। और ये कैसी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है? सभी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और लिखा भी है कि इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ऑल प्लांट लाइफ, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबके जीवन के लिए क्या कर रहा है? लाइफ प्रोवाइड करा रहा है। और सारे के सारे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? इससे एनर्जी ले रहे हैं, और एनर्जी लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। अगर एनर्जी ना मिले उन्हें सन से, तो वो क्या करेंगे? फूड भी नहीं बना पाएंगे अपना, और डेड हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? बात की हमने फूड चैन की। अगर फूड चैन को डिफाइन करने जाएं तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? ठीक है, तो देखो फूड चैन क्या है? फूड चैन क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अ कंज्यूमर एंड इवेंचुअली टू अ डेट्रीवो, मीन्स यानी कि आपकी खाद्य श्रृंखला एक वो चैन है जो किससे शुरू होती है? प्रोड्यूसर से शुरू होती है और कंज्यूमर पे पहुंचती है, और कंज्यूमर से पहुंचने के बाद वो डिकम्पोजर पे पहुंचती है, और वापस कहाँ जाती है? वापस आपकी किसके पास में आ जाती है? प्रोड्यूसर के पास में आ जाती है। और इस तरीके से चलती हुई, यानी कि आपकी किससे स्टार्ट हुई? प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुंची? कंज्यूमर पर पहुंची, और कंज्यूमर से डिकम्पोजर पर पहुंची, और डिकम्पोजर से वापस आपकी ये कहाँ पहुंच गई? प्रोड्यूसर पर पहुंच गई। ये क्या है? आपकी खाद्य श्रृंखला है, एक ऐसी सीरीज जो स्टेप बाय स्टेप घूमकर वापस कहाँ तक आ रही है? वहीं पर आ रही है जहाँ से
स्टार्ट हुई है। फिगर में दिखा देता हूं मैं आपको, आप आसानी से देख सकते हैं। फिगर देखेंगे आप तो बच्चों देखिए फिगर, यहां पर ये आपकी क्या है, प्रोड्यूसर। क्या है ये, प्रोड्यूसर, ठीक है। और इस प्रोड्यूसर से चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है। प्रोड्यूसर को किसने गाया, ग्रास होपर ने, टिड्डे ने, ठीक है। और प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिली थी, देखो सनलाइट से मिली थी बच्चों, है ना भाई, सनलाइट से प्रोड्यूसर को एनर्जी मिली। प्रोड्यूसर को किसने गाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने गाया, रैट ने, ठीक है। रैट को किसने गाया, स्नेक ने। और स्नेक को किसने गाया, ईगल ने, यानी कि गिद्ध ने, ठीक है। और उसके बाद में वापस आपका जो ये है ईगल, वो डिकम्पोज होकर कहां पर पहुंच गया, फंगी में पहुंच गया, ठीक है। फिर से वापस, तो पूरी सीरीज आपकी वापस चल के आ रही है। तो लिखा भी है आपने कि द ग्रास होपर ईट्स द प्लांट्स, सेकेंड द माउस ईट्स द ग्रास होपर, थर्ड द स्नेक ईट्स द माउस, नेक्स्ट द ईगल ईट्स द स्नेक, और नेक्स्ट द ईगल डाइज, फंगी ब्रेक डाउन द बॉडी एंड टर्न्स देम इनटू न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है बच्चों। तो आपकी ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है जो चल रही है और चलते चलते धीरे वापस वहीं पर आ रही है। एक ऐसी सीरीज जो जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर एंड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, बात करते हैं फूड वेब। भाई देखो वो तो खाद्य श्रृंखला थी, अब इसी तरीके से फूड वेब यानी कि खाद्य जाल, ठीक है। भाई जाल कब बनता है, नेटवर्क कब बनता है, जाल की बात कर रहे हैं, नेटवर्क कब बनता है, कब बनेगा नेटवर्क, जब क्या होगा, जितनी भी आपकी फूड चेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। तो देखो मैंने इसमें आपको दिखाया भी, आसानी से दिखा दिया, पूरा एक फिगर में दिखाया है, ठीक है। क्या दिखाया है, देखो अगर हम बात करें, रैट है, चूहा, चूहे को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा रहा है, हॉक, यानी कि चील, गिद्ध। एक श्रृंखला हो गई, फर्स्ट वन। देखो आसानी से यहां पे दिखाई मैंने आपको, ये क्या है, आपकी एक सीरीज है। दूसरी सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरी सीरीज की बात करें तो देखो बच्चों ये रही, ये क्या है, दूसरी सीरीज की अगर बात करने जाएं आपसे, एक सेकेंड रुकेंगे। तो दूसरी सीरीज की बात करें तो ये क्या है, देखो प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को किसने खाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, और फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को हॉक ने। ये सेकेंड आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट चल रही है, क्या है नेक्स्ट, प्लांट्स, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं एक एक करके मिटाता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे आप तो देखो ये क्या है, प्लांट। प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने, और रैबिट को किसने खाया, हॉक ने, ठीक है। आगे बात करें वर्ड्स, वर्ड्स को किसने खाया, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को किसने खाया, वर्ड्स ने। वर्ड्स को खाया ग्रास होपर ने, और ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया हॉक ने। तो इसने इस हॉक ने, तो इसी तरीके से ये पूरी आपकी अलग अलग 3-4 आपकी इन्होंने क्या दिखाई, यहाँ पर फूड चेन दिखाई, और वो सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। और जब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुई तो उन सब ने मिलकर क्या बना दिया, आपका फूड वेब। क्या बना दिया, आपका फूड वेब, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं बच्चों तो बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक, अक्सर एकेटिव छोड़िए आपके अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, क्या, पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो अब बात करने जाते हैं किसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो बच्चों देखो ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, नंबर्स का, एनर्जी का, और बायोमास का। यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जो लोग अवेलेबल हैं वो कौन हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीसीज, है ना, जानवर, मनुष्य, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं उन सब को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना, वो क्या है, आपका पिरामिड है। क्या है, पिरामिड है। कौन सा पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो ये दिखा रखा है देखो आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहले क्या आता है,
प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, और इस पिरामिड की खोज, इस पिरामिड को सबसे पहले किसने दिखाया? चार्ल्स एल्टन इन 1927। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर बात करने जाएं तो आपके कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें वैसे तो मेन 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे फॉलोइंग कह दिया कुछ तरीके के होते हैं, तो फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का। तो बच्चों देखो, एनर्जी के पिरामिड की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि ये एक ऐसा पिरामिड है, कैसा पिरामिड है जो किसके अकॉर्डिंग चलता है? ओवरऑल नेचर के अकॉर्डिंग चलता है। और क्या दिखाता है? वेट एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिखाता है। तो दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या, किसमें कितनी एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। तो प्राइमरी कंज्यूम प्रोड्यूसर की बात की तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? हमारी वनस्पति। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। और इसमें आपकी क्या दिखा दी उसने? एनर्जी दिखा रखी है। देखो भाई, पहले क्या थी? सन की कितनी दिखाई हुई है? आप देख सकते हैं, 0 काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इतने जूल सन की एनर्जी है ना, 10 लाख के अराउंड दी हुई है ये। आगे आपकी प्राइमरी प्रोड्यूसर की, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। आपका एक ग्राफ की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है उन लोगों ने। ठीक है, और उस एनर्जी को दिखाया कि आपकी एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और किस शेप में हो रही है? अपराइट में। तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि आपका जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा जा रहा है? बिल्कुल सीधा जा रहा है। कैसा जा रहा है? एनर्जी का पिरामिड बिल्कुल सीधा जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है? हमारा शरीर। ठीक है, ये क्या है? बायोमास है। कितने, ठीक है, अब बायोमास की बात करने जाएं तो बायोमास का पिरामिड इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? प्रोड्यूसर 100 kg, फिर हार्बीवोर्स 100 kg, देन प्राइमरी कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर, लायन। है ना भाई, घास है, ये घास को खाने वाले हैं, ये इनको खाने वाले हैं और ये उनको भी खाने वाले हैं। अगर हम बात करें तो बच्चों ये किस पे बेस है? अगर हम बात करें किसकी? पिरामिड ऑफ बायोमास के। किस पे बेस है पिरामिड ऑफ बायोमास? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का नियम क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसने बताया कि एक पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना, पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं वो किस में डिपेंड करता है? पिरामिड ऑफ बायोमास में। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो पर यूनिट एरिया में आपके प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, घास गिन ही नहीं सकते आप। नेक्स्ट हार्बीवोर्स काउंटेबल हैं, ठीक है, बट प्रोड्यूसर से कम है। नेक्स्ट आपके प्राइमरी कार्निवोर, वो क्या है? आपके हार्बीवोर्स से थोड़ा ज़्यादा हैं, उनको भी काउंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉप कार्निवोर्स, गिनती हो फिंगर्स पे बता देते हैं लोग, कहते हैं ना अक्सर कि इंडिया में 1000 चीते हैं, 1000 लॉयंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट की बात करें पिरामिड ऑफ नंबर्स। किसकी? पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब इसने बताया कि ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? हार्बीवोर्स के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में और कार्निवोर्स के बीच में। किसमें? सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर। अब किस तरीके से बताता है आप देखेंगे भाई। देखो, प्रोड्यूसर 100%, सिंपल सी बात है नंबर में। कंज्यूमर 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर 1% और टर्सरी 0.1%। अगर आप बात करने जाएं तो देखो, एग्जाम्पल के लिए समझाऊं कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, फल, वनस्पति, है ना, आपको फ्रूट्स खाने हैं। तो बच्चों फ्रूट्स किस किस कंडीशन में और कितने अवेलेबल हैं आपके पास में? बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करने जाएं किसकी? प्राइमरी कंज्यूमर की। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में बात करने जाएं आपके, हम लोग अक्सर बात ही किसकी करते हैं? रैबिट की। बड़ा ही सुंदर, और इसको हम शाकाहारी प्राणी मानते हैं। देन स्नेक, देन हॉक। ठीक है, गिद्ध। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पिरामिड में जा रहे हैं और किस लेवल पे हैं? सक्सेसिव लेवल पर हैं और एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं बच्चों, एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बैलेंस इकोसिस्टम, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करें। अक्सर आपके लिए, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस इकोसिस्टम। तो आप कैसे लिखेंगे?
सबसे बड़ा महाभारत आपके सामने उत्पन्न होता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इकोसिस्टम इज अ हेल्दी कंडीशन ऑफ डायनेमिक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन एनॉर्मस एरे ऑफ क्रिएचर। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जनरल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो ये कह रहा है कि आपके एनवायरमेंट में बैलेंस कैसे स्थापित हो, ये इम्बैलेंस हो रहा है, इसको बैलेंस कैसे करें। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो आपको कंडीशन बनानी है या जिन कंडीशन को मेंटेन रखना है, वही क्या है, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम है। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस कंडीशन इस समय पर अवेलेबल है, और उसका कारण क्या है, बायोडाइवर्सिटी में कमी। क्या है, बायोडाइवर्सिटी में कमी। हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा दौड़ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं। कंफर्ट की तरफ तो जा रहे हैं, बट अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम गर्त की तरफ धकेलते जा रहे हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, बैलेंस कैसे होगा, कि आप क्या करें, इंक्रीज वाटर टेबल। भाई ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें और वाटर टेबल को इंक्रीज करें। कैसे हो सकती है भाई वाटर टेबल इंक्रीज, जब आप पानी का एक तो सबसे ज़्यादा प्रयोग कम करें, पानी को कम यूज़ करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीने में कम यूज़ करना है भाई, आप लोग नहाने में जहाँ आपको एक बाल्टी की ज़रूरत है, आप 4 डाल लेते हैं, तो आप एक का यूज़ करें। ठीक है, तो इसी तरीके से पानी को बचाएं, पानी का वेस्टेज बचाएं। ठीक है, दूसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। कैसे कर सकते हैं, आपका जो वर्षा का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसको आप इकट्ठा करें, उसकी हेल्थ से रिचार्ज करें। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, क्रिएट एनिमल हैबिटेट, यानी कि जो जानवर हैं, जो पशु हैं आपके, उनको घर दें, उनके लिए हैबिटेट बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिजर्व सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई आप मिट्टी का जरूर बचाव करें। ठीक है, मिट्टी जितनी आपकी ख़त्म हो रही है, बह रही है, उतना आपके साथ दिक्कत है। क्यों, आपके लिथोस्फीयर में समस्या आएगी। आगे बात करें किस चीज़ की, रीस्टॉक नॉन वुड फॉरेस्ट गुड, परमिट द कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हनी, यानी कि आप क्या करें, ऐसी चीज़ों को स्टॉक करें जो लकड़ी से, कैसी चीज़ों को स्टोर करें जो लकड़ी से कम बनाई जाती हों, क्योंकि भाई आप लकड़ी से बनाने वाली चीज़ों को स्टोर करेंगे तो आप क्या करेंगे, लगातार डिफोरेस्टेशन करेंगे, लगातार जंगलों को काटेंगे। अब जब जंगलों को काटेंगे तो क्या होगा, वही पहली वाली कंडीशन, आपके पास में क्या नहीं होगा, वाटर टेबल आपकी डिप्लीशन की तरफ जाएगी और आपके पास में ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा, आप जंगली शहद को इकट्ठा करें, मधुमक्खी पालन करें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करें, भाई ये तो तभी संभव है जब आप समझदार बनेंगे, जब आप समझदार बनेंगे। कैसी चीज़ों का, एसी, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मेरी जुबान पे आ रहा है, एसी जैसी चीज़ों को कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्रिज को कम इस्तेमाल करेंगे। आज के समय में स्थिति है कि एक एक घर में 3-3 फ्रिज, एक एक घर में 4-4 एसी देखने के लिए मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपके ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपके सारे ग्लेशियर पिघल जाते हैं और आपकी जो ऐसी स्थिति आपके आसपास उत्पन्न हो जाती है जो आपको दिक्कतें पैदा करने में मदद कर रही है। ठीक है, यानी कि आपके जीवन को बिल्कुल गर्त की तरफ धकेलने में आपकी हेल्प कर रही है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम रन कराएं जो किसकी तरफ लेके जाते हैं, आपको एग्रीकल्चर के बढ़ते हुए रूट की तरफ लेके जाएं, आपका एग्रीकल्चर अच्छी चीज़ों की तरफ निकल के जाए। ठीक है, आपको ऐसा एग्रीकल्चर मिले जिससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, भाई वातावरण पर ह्यूमन, आपकी मेरी एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं किसकी टर्म में, फूड की टर्म में। बच्चों देखो, हर साल हमारे पास एक समस्या आती है, क्या, इतने लोग भुखमरी के शिकार, है ना, पूरे वर्ल्ड में इतने % लोग भुखमरी के शिकार, इंडिया में इतने लोग भुखमरी के शिकार, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। और अगर आप बात करें तो लिखने वाले ने यह भी लिख दिया कि आपकी जो फूड से रिलेटेड समस्या है, जो लोग फूड की प्रॉब्लम की वजह से मर रहे हैं, उनकी संख्या इतनी है या इससे भी ज़्यादा है जितनी कि हिरोशिमा में जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था ना वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे, वो भी कम पड़ जाए। समझ रहे हैं आप,
हिरोशिमा में जब बॉम्ब गिराया था इतने लोग मर गए थे, इतने लोग घायल हो गए थे, इतने लोग प्रभावित हो गए थे, उन सबको भी मिला दिया जाए तो उनसे भी ज़्यादा समस्या या उनसे भी ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो भूखमरी के शिकार हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉरेस्ट को बचाना है। ठीक है, क्या करना है, फॉरेस्ट को बचाना है। जब फॉरेस्ट बचेंगे तभी क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो पाएगा। आगे बात करेंगे किस चीज़ की, आपके शेल्टर की। किसकी बात करेंगे, शेल्टर की। ठीक है, तो भाई देखो वो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे शेल्टर की कमी आ रही है। लिख दिया उसने, विद द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन देयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज ऑफ हाउसिंग। यानी कि आप लोग को एक निश्चित भूमि चाहिए भाई। आपकी कुछ साल पहले देखे जनसंख्या 1 करोड़ थी, आज 10 करोड़ हो गई। तो भाई पहले 1 करोड़ जनसंख्या थी तो अगर ऑन एवरेज भी लगाया जाए तो 40 लाख लोगों को घर चाहिए थे। अब आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, 10 करोड़ हो गई। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जब 10 करोड़ हुई तो कितने घर चाहिए आपको, हाँ भाई कितने घर चाहिए आपको, 4 से 5 करोड़ घर चाहिए। ठीक है, या 6 करोड़ घर चाहिए। तो इतनी संख्या आपकी बढ़ गई, कहाँ 40 लाख तक, कहाँ 6 करोड़ हो गया। तो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको भाई ज़मीन तो लैंड तो उतनी है, नेचर ने तो आपको लैंड उतनी ही दी है, बट आप लगातार पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको शेल्टर कहाँ से मिल जाएगा, आपके पास में लैंड तो आपकी फाइनाइट है। ठीक है, निश्चित है, उस लैंड को आप क्या करेंगे, बढ़ा नहीं सकते, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, चंद्रमा पर आप लैंड खरीद रहे हैं, कोई फायदा लग रहा है अभी पर? चंद्रमा पर पूरा जनजीवन, वहाँ पर लोगों को बसाने में, लोगों को रहने में अभी शताब्दी लग जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट इसको ढूंढ रहे हैं, बट तब तक प्लीज सेव द अर्थ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आपका अगला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ हाउसिंग। क्या, इफेक्ट ऑफ हाउसिंग। देखो भाई शेल्टर की बात की थी, वही बात है हाउसिंग भी। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी जितनी भी रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो किसकी तरफ माइग्रेट कर रही है, आपके अर्बन एरियाज़ की तरफ। अब अगर बात करें रेफरेंस ले किसका, ब्यूरो का। ठीक है, तो ब्यूरो के रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगभग 48% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ पर रह रही है आज के समय में, कहाँ रह रही है, अर्बन एरियाज़ में। ठीक है भाई, रेशियो बहुत पास आ गया, कितना आया है, 48%। कितने बचे हैं, 52%। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ ये। तो 48% अगर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में पहुँच जाएगी तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, एक ऐसी इम्बैलेंस स्थिति उत्पन्न होगी जो आपकी अर्थक्वेक जैसी कंडीशन को भी जन्म देगी, है ना, आपकी एक पॉल्यूशन को भी जन्म देगी। और जब पॉल्यूशन को जन्म देगी तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खराब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। हमारी इतनी भूख बढ़ चुकी है पैसे की कि हम लगातार माइनिंग कर रहे हैं, लगातार भूमि को खोद रहे हैं, है ना। अर्थ के अंदर से, उसकी क्रस्ट के अंदर से क्या निकाल रहे हैं हम, लगातार उसके मेंटल के अंदर से लगातार हम क्या निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं। और जब लगातार मिनरल्स निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बार बार एक्सट्रैक्ट करने से अर्थ को, है ना, बार बार अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने से, उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल ऐड करने से, ठीक है, क्या चीज़ें हो रही हैं, रिस्क बढ़ रहे हैं। किसके रिस्क बढ़ रहे हैं, हैजार्ड्स के, एक्सीडेंट्स के, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो भाई, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा, बहुत तेज गति से, हमें पैसा चाहिए, मनी। ठीक है, जीवन नहीं दिए, मनी, पैसा। तो अब उस पैसे के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, नए नए उद्योग धंधे, नई नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं। जो हमारी ग्रीन लैंड है उसको भी इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको भी रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है भाई, लगातार आपने इंडस्ट्रियल लैंड में और रेजिडेंशियल लैंड में जब आपके किसको कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन लैंड को, ग्रीन जोन को कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया कि आपकी जो लैंड, वाटर, एयर भी क्या हो गई, पॉल्यूट हो गई, है ना। जब ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न होगी तो क्या होगा, फिर आप मास्क लगाएंगे, फिल्टर्ड पानी पिएंगे। भाई पहले तो आपने उसको, जो नेचर की तरफ से हमें अच्छी चीज़ें मिली हुई थी, उसको आपने क्या किया, पॉल्यूट कर दिया, फिर आप उसको फिल्टर कर रहे हैं। वाह, इतनी अच्छी बात है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस कर रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का क्या इफेक्ट होगा उसकी तरफ देखें। ठीक है भाई, देखो लगातार हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली।
पहले 100 में 1 पर होता था, आज 100 में 90 पर है। ठीक है, 100 में 90 लोगों के पास क्या है, व्हीकल है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है आपका, पॉल्यूशन। और कैसा पॉल्यूशन, कैसा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ये, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है ना भाई, हानिकारक गैसेज निकाल रहा है। ठीक है, क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्या है, ये किससे उत्पन्न हो रही है, हमारे ट्रांसपोर्ट से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब ये देखा आपने दिल्ली की कंडीशन देखी, वहाँ पे क्या करना पड़ा, विंटर में OD1 करना पड़ता है कि भाई, है ना, OD1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है। अब क्यों लगाना पड़ जाता है OD1 वाला फॉर्मूला, भाई इतनी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है उन लोगों के सामने कि वहाँ इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी धुंध हो जाती है, चमक ही नहीं पाता। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, हम हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इतने ट्रांसपोर्ट चाहिए जितने लोग हैं, है ना, हर व्यक्ति को अपना एक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट चाहिए। प्राइवेसी नाम की चीज़ ऐसी जनरेट हो गई है कि हमें एक सिंगल ट्रांसपोर्ट अपने लिए चाहिए भाई। ठीक है, अब OD1 वाला फॉर्मूला गवर्नमेंट ने निकाला वहाँ पर, तो इन लोगों ने क्या किया, एक ऑड नंबर की और इवन नंबर की दोनों गाड़ी खरीद ली, हर घर में 2 गाड़ी, तो पोल्यूशन घटता क्या और बढ़ गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो देखो बच्चों, हर कोई ध्यान देता है, देखो एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट तो बैलेंस रखना ही रखना है, बट उस एनवायरनमेंट बैलेंस रखने के लिए हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है, जीने के लिए। ठीक है, और हमारे फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, यानी कि हमें एक स्टेबल इनकम चाहिए। और स्टेबल इनकम कैसे हो सकती है भाई, स्टेबल इनकम कैसे होगी, स्टेबल इनकम तब पॉसिबल है जब हम स्टेबिलिटी लाएं। और वो स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसकी टर्म में, जो लोग रिटायर्ड हो जाएं उनको पेंशन की टर्म में। ठीक है भाई, रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक है, उन्होंने जितने समय जॉब की वो की, अब जब बूढ़े हो गए तो उनको सर्वाइवल के लिए कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, तो पेंशन की टर्म में उन्हें पूछे। दूसरा इंश्योरेंस, है ना, हेल्थ और लाइफ दोनों। नेक्स्ट सोसाइटी प्रोडक्शन, एक ऐसा समाज जनरेट करें, ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें वो लोग उठ सकें, बैठ सकें और अपने जीवन को सरवाइव कर सके। नेक्स्ट एजुकेट करें लोगों को, फिर उनको हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं। ये सारे के सारे किसकी हेल्प से हो सकते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे आ सकती है, स्टेबिलिटी इन इनकम, यानी कि आप इनकम में जब स्टेबिलिटी देंगे तो उसके बाद में आपकी क्या आ सकती है, ये सारी कंडीशन आ सकती है। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बाद में हम बात करते हैं बच्चों की इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। तो देखो बात कर रहे हैं कि भाई देखो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, मैंने आपको पीछे भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या है और किस तरीके से पड़ रहा है। तो देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, छोटा सा नोट आपका लिखने के लिए आ जाता है अक्सर एग्जाम में, आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट्स। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो बच्चों आपको क्या करना है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म पे ध्यान रखना है एनवायरनमेंट की। अब पॉजिटिव क्या हो सकती है कि आप एनवायरनमेंट को बैलेंस करें, निगेटिव क्या हो सकती है कि आप पैसे की तरफ भागें। ठीक है, जब पैसे की तरफ भागेंगे तो एनवायरनमेंट में दिक्कत होगी। बट हमें क्या करना है कि भाई इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट दोनों को मेंटेन करके रखना है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहता है। अब कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड इको फ्रेंडली मेथड्स। यानी कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज़ करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को सेल करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को परचेज करें, जिससे उन्हें क्या कर सकते हैं, हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और रिपोर्ट प्रिपेयर करें, और क्या करें, एप्लीकेशंस बनाएं, कंसल्टेशन करें, डिसीजन मेकिंग करें। अब ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको लास्ट में बता दिया, आपने कहा अचानक से एक लाइन उठा ली, कहाँ से उठाई, ये सारा किसके लिए करना है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, क्या करना है, स्कोपिंग करनी है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है,
और उसकी एप्लीकेशंस का यूज़ बताना है और डिसीजन लेना है, तभी क्या पॉसिबल है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पॉसिबल है। आगे की तरफ चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है भाई, सतत विकास अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कैसे हो सकता है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब हो सकता है जब हम अपनी आवश्यकताओं को, क्या, अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड करें। क्या करें, लिमिटेड करें। और लिमिटेड कैसे हो सकती है कि अगर हमें एक की ज़रूरत है तो एक खरीदें, 10 नहीं। ठीक है, तब क्या पॉसिबल है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब बात करते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई, हम उनसे कहते हैं कि भाई पानी का कम यूज़ करें आप। ठीक है, या लिमिटेड यूज़ करें, पानी को वेस्ट ना करें, वाटर को वेस्ट ना करें। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई मुझे तो यही जन्म लेना है, आगे के लिए किसके लिए पानी रोकना है। तो बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर की जनरेशन, वो ऐसा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। ठीक है, और कैसा, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से, है ना। ये क्या जरूरी है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, सतत विकास, सबका विकास। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा सोशल सिक्योरिटी। क्या भाई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की थी, अब सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी मीन्स सोशल वेलफेयर। ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो सोशल वेलफेयर में काम आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, एक एज के बाद में हमें सोशल वेलफेयर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो शुरुआत से ही पड़ जाती है अगर हम कमज़ोर हों, बट अगर हम कमज़ोर नहीं हैं तो एक एज के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सोशल वेलफेयर की, सामाजिक आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह पैसा काम नहीं आता, सामाजिक लोग भी काम आते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी ये किस किस को क्या क्या चीज़ें आती हैं सोशल सिक्योरिटी में। पॉवर्टी, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ओल्ड एज वृद्धाश्रम, डिसेबिलिटी दिव्यांग, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या करें, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लोग क्या होंगे, अगर सोशली इंटरकनेक्टेड होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो क्या होगा, उनको पॉवर्टी, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से कम जूझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये किस चीज़ को रेफर करती है, इनकम मेंटेनेंस करें सबसे पहले तो, तभी आप क्या कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, अपनी इनकम को मेंटेन करेंगे। दूसरा, बेसिक नीड को मेंटेन करें। वो क्या है बेसिक नीड आपकी, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, है ना, रोटी कपड़ा मकान, अक्सर आपको सुनने के लिए मिलता था। नेक्स्ट, सर्विसेज। ठीक है, लोगों को सोशली सर्विस प्रोवाइड कराए, जैसे कि गवर्नमेंट भी करती है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल केयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी सोशल चीज़ें आप क्या करेंगे, जब लोगों को प्रोवाइड कराएंगे तो आपके सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी और मजबूत होगी। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा इस पहली यूनिट में जो आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की थी, ये मैंने आपका हर एक सिंगल टॉपिक कवर किया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस बिजनौर पर, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और हमारे सक्सेस क्लासेस बिजनौर के चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए। दैट्स इट, थैंक यू।